हाँ तो बेटा कल अपन लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था, ईएमएफ निकाला था, मैंने उसका फॉर्मूला भी बता दिया था आप लोगों को। आई थिंक बीएलबी डेवलप कर लिया था हम लोगों ने। आज उसका हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ इन वेक्टर फॉर्म। देखो ईएमएफ खुद स्केलर क्वांटिटी है, बट बीएलवी तीनों वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। बीएलवी तीनों वेक्टर क्वांटिटीज। तो इनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं सीधा फॉर्मूला बताऊंगा क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में है नहीं। बोर्ड के सिलेबस में आपको बी एल वी तीनों परपेंडिकुलर मिलता है, ठीक है। बट वैसे फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो देखो E इज इक्वल टू एल डॉट वी क्रॉस बी। ये रिलेशन होता है एल डॉट वी क्रॉस बी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर पढ़ लिया आप लोगों ने, अभी नहीं पढ़ा होगा ना। इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। देखो V क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी और इस वेक्टर क्वांटिटी का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा L के साथ। तो अब देखो इसको मैं डायग्राम बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन। मजा नहीं आया, ये वाला बनाते मैग्नेटिक, तब तुम्हें शायद थोड़ा सा। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है बच्चों, ठीक है। और ये रखा है मेरा कोई रॉड, इसकी लेंथ कितनी है L। तो अगर मैं L का एंगल बोलूँ इसके साथ तो मैंने मान लिया अल्फा, ठीक है। और ये रॉड किसी अलग ही डायरेक्शन में ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है। और इसका रॉड के साथ एंगल है बीटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव। तो इसमें ईएमएफ कहाँ होगा, कैसे होगा, ये समझने की कोशिश करो। एक बार समझ जाओ, कभी गलती नहीं। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, बी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले, ठीक है। तो देखो फिलहाल क्रॉस प्रोडक्ट तो मुझे पता नहीं है कैसे निकालना है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज तो ही नहीं रखी। लेकिन आपको याद है क्रॉस प्रोडक्ट में अपन लोग मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा कितना लेंगे, बी और बी के बीच का अल्फा प्लस, है ना। बी और बी के बीच का एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा। बोलो एग्री सब लोग। तो यानी बच्चों मैं यहाँ पर एक बात तो डायरेक्ट बोल सकता हूँ, E इज इक्वल टू एल डॉट बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी या क्रॉस ही रहने दो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा आएगा या साइन अल्फा प्लस बीटा आएगा। साथ में अब जो वेक्टर क्वांटिटी आएगी वो हमेशा बी और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगी, यस और नो, दोनों पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट में यही तो होता है, जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो मेनली मेरी कहानी है कि मुझे इन दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो हमेशा देखो डायरेक्शन वही राइट हैंड, ठीक है। किसका किसका क्रॉस कर रहे हैं, बी का और, तो वी की तरफ पहले फिंगर्स को रखो और बी की तरफ टिल्ट कर दो। देखो थंब किधर की तरफ, डाउनवर्ड, मतलब इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, बी क्रॉस बी, यस और नो। अब उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है मुझे किसके साथ, इसके लेंथ वेक्टर। मतलब देखो मैं फिलहाल के लिए बोल सकता हूँ अंदर की तरफ जाता हुआ वेक्टर होगा कुछ ऐसा, ये वी क्रॉस बी होगा। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है एल के साथ, फाइनल आंसर क्वांटिटी, ये भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसमें मैं पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा लूंगा और नेगेटिव डायरेक्शन कौन सा लूंगा, आपको याद है ना, अगर कोई कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है उसे हम सेल मान सकते हैं। तो आप हमेशा ये चीज़ याद रखना, जो डायरेक्शन वी क्रॉस बी की मिलेगी वही डायरेक्शन मेरे लिए क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की। एग्री करते हो। फिलहाल यहाँ पर इंड्यूस करंट सॉरी ईएमएफ जीरो इस केस में, रीजन समझो क्यों। एल की डायरेक्शन कहाँ मिली, बोर्ड के अंदर की तरफ जाते हुए, सॉरी वी क्रॉस बी की, और एल कहाँ मिला, इधर। तो याद है ना दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट में 90 डिग्री कितना होता है। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में डॉट प्रोडक्ट कितना, तो आपको ये चीज़ सोचना है। तो हमेशा यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट, कि पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टेड टुवर्ड्स वी क्रॉस, ये बस इतनी सी बात याद रखना, जिस तरफ वी क्रॉस बी की वैल्यू आएगी उस तरफ हमें क्या रखना है, पॉजिटिव टर्म। दूसरी बात ये एल क्या है,
तो इसको एल को मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, इसको हम लोगों ने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो कभी भी आपको मान लो कि मैं मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा फिगर बना कर दे देता हूँ सेमी सर्कल, तो आप इसके लिए लेंथ क्या लोगे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का एक लेंथ निकाल लो। फिलहाल के लिए इसको 2r बोल सकता हूँ, और अब इस सेमी सर्कल को मिटा देना, इसकी मुझे कोई ज़रूरत। ये मेरा रॉड है, अब इस रॉड को लेकर सोचना शुरू। एल की डायरेक्शन या तो इधर मानोगे, तो पहले वी और बी निकालो, फिर आई बात समझ में, हाँ या ना? पक्का? क्रॉस प्रोडक्ट में सिर्फ इतनी सी कहानी है। क्वेश्चंस इसके भर भर के आ सकते हैं, लाइक एक सर्कल बना दिया, एक वेव बना दिया, ऐसा 2 सेमी सर्कल हो गई है। रेडियस क्या लोगे? और इस बार लेंथ क्या लोगे? 4r लोगे। इस रॉड को मूव करवा दिया पूरे को ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसवर्ड, ठीक है। तो पहले v और b की वजह से तुम क्या लोगे? डायरेक्शन। तो राइट हैंड थंब रूल से निकालो, देखो b की तरफ पहले फिंगर, और इसको मूव कहाँ कराना है? b की तरफ, यानी अंदर। किधर डायरेक्शन आ रही है? इस तरफ। तो अगर मैं इसको एक सेल अज्यूम करता हूँ, मान लो यही वाली रॉड मैंने यहाँ पर बनाई है, 4r लिख दूँ। अगर मैं इसको सेल अज्यूम करता हूँ तो पॉजिटिव टर्मिनल किधर मानेंगे? जिस तरफ मेरा v क्रॉस b की डायरेक्शन। आ गई बात समझ में? ठीक है। इसको एल वेक्टर से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ उस तरफ अज्यूम करना है जिस तरफ v क्रॉस b की डायरेक्शन। बोलो बात समझ आई, हाँ या ना? पक्का? ठीक है। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है, ये इस तरफ मूव, तो ये बताओ इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज या एंटी? वही यूनिफॉर्म है। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज सबको मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। नालायक को बनेगा ही नहीं। फ्लक्स में चेंज हो रहा है क्या? फिर तो बनेगा। और दूसरी बात, अभी अभी सोचा मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट जहां से चले वापस वहीं पहुंच गए। एल कितना हुआ? इंड्यूस ईएमएफ कितना? ठीक है। तो एक काम करो, पहले ये पॉइंट नोट करो, डेरिवेशन वगैरह करने का मतलब नहीं है। इस केस में इंड्यूस ईएमएफ 0 हुआ, क्यों? क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन एल एंड बी क्रॉस बी इज 90 डिग्री, इस वजह से 0 हो गया था यहाँ। और इन दोनों केसेस को आप डायरेक्ट नोट कर लो, मतलब इसको बनाकर, और इसको नोट करो। पहले इसको नोट करो, फिर आगे चलो। हाँ, फर्स्ट, सेकंड, ये दोनों मिलाकर के हो गए थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ठीक है, बोला था इंड्यूस ईएमएफ फॉर वेक्टर फॉर्म। अब अलग एनएलएम। आज आज एनएलएम पर। हाँ, गौतम मिलेगा तो टाउ डी थीटा वाली तो लगा रहे होगे, और क्या? हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम मैंने इसलिए तो करवाया था, वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी करवाया था, डायरेक्शन भी बकायदा दिखाई थी, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। बिल्कुल आ रही है बेटा। हाँ, तो इसमें जो वो और भी होगा, वैसे
वैसे भी नहीं निकाल सकते, और आप ऐसे ही देखो ना, मैंने डिस्प्लेसमेंट लेंथ बोला आपको, तो अगर जहाँ से चले वापस वहीं पहुँच गए, एल इक्वल टू जीरो, जीरो हो गया। एल भी तो जीरो हो गया, तो वैसे भी जीरो बोल सकते हो। तीसरी बात, अपन ने सबसे पहले जब डायरेक्शन पढ़ना सीखा था तभी बताया था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन हो रहा है, कोई फ्लक्स में चेंज कितना हो गया। ठीक है, तो अपन ने इसको हर तरीके से देखा। हालांकि तुम लोगों को भी जुकाम होती है, और तुम लोग तो नाक से गुब्बारे फुलाते हो फिर। नोट करो, फिर एक टेस्टी क्वेश्चन करवा देता हूँ इसका। ज़्यादा मेहनत नहीं। एक कैसे, दो तो करवा दिए देखो, तीन करवा दिए, अब चौथा करेंगे। देखो बार बार कहानी वही आएगी, निकलना बी एल वी है, बस आपको एंगल देखना है। मेन कहानी एंगल देखने की, तो मैं कितनी मेहनत करूँ, वेक्टर पढ़ा चुका हूँ क्लास 11। हाँ गुड़िया। बेटा ये एक सेमी सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आर, फिर ये आर। हाँ तो मैंने इसी का बताया है, मैंने इसी का ही बताया ही है। वो सर्कल वाला हटा दिया, मैंने कहा कि दो सेमी सर्कल ले लो, बात तो एक ही आएगी। अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा फाइनल, इसमें अगर मैं इंड्यूस में v वेलोसिटी से जा रहा है, इसकी लेंथ आपने निकाली ली 4r, और मैग्नेटिक फील्ड b है, तो अगर मैं इसमें प्रॉपर देखूँ तो l इस डायरेक्शन में, b इस डायरेक्शन में, और b अंदर की तरफ, तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला लगा सकते थे, E इज इक्वल टू बी एल वी, तो b l की जगह 4r और v, ये आंसर आ गया, 4r बी वी। मुझे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लेंथ। क्या क्या, चलो आगे चले। एक आसान सा क्वेश्चन देता हूँ, फिर से अगेन डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक स्क्वायर रखा, ठीक है, एक स्क्वायर रखा हुआ है। इस स्क्वायर के चारों पॉइंट्स के नाम है एप्पल, और बड़ा एप्पल, सी एप्पल, डी और डबल एप्पल। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इंड्यूस ईएमएफ बताओ कितना होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इंड्यूस ईएमएफ। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड, ठीक है। हाँ मूव कर रहा है ना, ये इस वेलोसिटी से इधर की तरफ जा, राइट साइड मूव, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, है इनवर्ड। आसान सा कुछ, आप सबको पता है इंड्यूस ईएमएफ क्लोज लूप कितना आ जाएगा, जीरो। अगर ये जीरो तो सारे जीरो है ना। बिल्कुल सारे जीरो नहीं होंगे, नेट जीरो हुआ है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे सेल उल्टे सीधे करंट फ्लो करवा रहे होंगे, आप निकाल के देखो पता चल जाए। चलो सॉल्व करो, बाकी सब हटा देता हूँ। हाँ वही 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 वही, वो उल्टे सेल बन जाएंगे, चार सेल चारों उल्टे बन जाएंगे। नेट ईएमएफ तो जीरो हो गया, मैंने स्क्वायर दिया, लेंथ एल मान लो,
स्क्वायर दिया है, स्क्वायर ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक टर्म पढ़ी थी, टर्मिनल वेलोसिटी, याद है? वो 6 पाई आर की टर्मिनल वेलोसिटी नहीं थी, स्टॉक्स थे, स्टॉक्स लो था होगा। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ा था तब पूरा समझ में आया था तुम लोगों को अच्छे से, मुझे अच्छे सारी चीज़ें समझ में आई थी, लेकिन बस क्यों अगर याद नहीं है तो रिवाइजन, तो हमने वापस कभी किया ही नहीं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने से पढ़ाया था। एक्चुअली देखो, मैं जब कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ ना, तो जब तक मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना, तब तक मुझे लगता है कि सामने वालों को नहीं समझ। जैसे कि मैं आपको सच बात, ईमानदारी की बात बताऊँ, ये वाला चैप्टर मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को समझ नहीं आ, क्योंकि मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोगों को आ रहा होगा, हो सकता है अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हो सब कर भी पा रहे हो, पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो बस नहीं आ रहा समझ। और इसलिए मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि मैं इसको वापस एक बार और पढ़ाऊंगा, वो इसलिए बोला था मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, इतना सोचना है कि डायरेक्ट देखो, मैं फर्स्ट वाला तो आपको समझ में आएगा, जीरो हो जाएगा, इसकी तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि नेट सर्कुलर क्लोज लूप। दूसरे केस में सिर्फ ए और बी के बीच में देखना है, ए और बी के बीच में देखना है मुझे। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और पूछूंगा, डायरेक्शन ऑफ करंट भी पूछ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी, इन सबके डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताना है हमें। देखो, तो इस बार देखो यहाँ पर लेंथ सिर्फ ए से बी तक का देखना है, बाकी मुझे देखना ही नहीं है। ए से बी तक जब ये इस तरफ मूव कर रहा है, क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है? कोई बात नहीं, कर क्या फर्क पड़ता। पहले तो मुझे वी और बी की वजह से क्या देखना था, वी और बी की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट देख के पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। तो चलो, वी से बी की तरफ मूव किया अपन ने, बी से बी की तरफ कहाँ मिला मुझे? ऊपर की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ। और अब देखो, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना इस लेंथ वेक्टर से, एंगल 90 डिग्री, मतलब इसमें कोई ईएमएफ ही नहीं होगा, अगेन जीरो। ए बी की भी कहानी क्या आ गई, बात समझ आई क्यों? थीटा 90। और इस वाले में क्यों था, इस वाले में क्लोज लूप। हाँ बालक, अभी निकालते हैं, देखो अभी पता चल जाए क्या। देखो, वी एल वी बोला था अपन ने, एल और वी अगर सेम डायरेक्शन, एक्चुअली मैं एक बात बताऊं तुमको, अगर यहाँ पर सोचना है तो एक थर्ड पॉइंट और मेंशन कर, इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे के पैरेलल हो गया तो आंसर जीरो है, पैरेलल या एंटी पैरेलल। बी एल वी, इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गया, आंसर जीरो। एक भी मतलब दो पेयर होंगे ही ना, तो, तो कोई भी दो एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो कहानी खत्म। हाँ गार्गी, बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? नेक्स्ट वाले में बी एल वी आ रहा है, डायरेक्शन की कहानी है, वैसे बी एल वी आएगा नहीं, आना नहीं। हाँ, देखते हैं, अभी पता नहीं मुझे। वी ए भी जीरो हो गया। हाँ, एक्चुअली में देखो, ये पैरेलल हो गया ना, एल बी सी पे और वी बी सी पे पैरेलल हो गया, कहानी खत्म, सोचना ही नहीं, है ना। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर लेना, बी एल वी तीनों में से अगर एक भी पेयर पैरेलल या एंटी पैरेलल, 0 डिग्री 180 डिग्री कुछ भी हो जाए, तो आंसर कितना आना है? ठीक है। अब थर्ड केस में डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितनी हो गई बालकों? वाह, मजा आ गया। रूट ऑफ 12 डिस्प्लेसमेंट लेंथ। अब मुझे क्या देखना है, v और b का क्रॉस प्रोडक्ट। तो v और b का क्रॉस प्रोडक्ट अगेन वापस कहाँ आया, सॉरी, अंदर की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ। तो मतलब अपना जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहीं ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा होगा। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एल और इसके बीच का एंगल कितना, 45 डिग्री। एग्री करते हो इस बात से? एल और दोनों रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल 45 डिग्री, मतलब अब मैं बोल सकता हूँ मेरा जो ईएमएफ होगा E इज इक्वल टू बी मैग्नेटिक फील्ड और V वेलोसिटी
ये दोनों तो एज इट इज छोड़ दिया मैंने क्रॉस प्रोडक्ट। और इनटू एल, एल की जगह कितना आएगा √2l और कॉस 45 डिग्री होगा, कॉस 45 डिग्री। कॉस थीटा लेते हैं ना लास्ट में इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के लिए। कॉस 45 इज 1/√2, आंसर कितना आया? ठीक है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर और नेगेटिव किधर? हाँ, देखो जिस तरफ इसका क्रॉस प्रोडक्ट आया था तो मतलब वो किधर आ रहा था, ऊपर की तरफ। मतलब अगर मैं इसको एक बैटरी मानूंगा तो देखो नेट इधर की तरफ ज़्यादा मिल रहा है तो ये पॉजिटिव होगा ये, ठीक है। और इसी चीज़ को आप यहाँ भी देख सकते। अच्छा, ये बात सही लग रही है आपको BLV क्यों आया? देखो अगर इसको दूसरे तरीके से भी आप लोग निकालते, लाइक पोटेंशियल AB का निकाल के और BC का निकाल के ऐड कर देते, तो देखो BC का फिर से कितना मिलता मुझे, BLV मिलता। तो नेट कितना मिल रहा था, उसका 0 था, उसका BLV। इधर हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, जो लगाने वाले आए होंगे तार होंगे ज़्यादा, पाइप को ऐसे ऊपर करके लगा दिया। फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं, हाँ रिवाइज नहीं करा। फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज नहीं किया होगा। हाँ बिल्कुल बेटा, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं कॉलेजेस में, वो लोग एक्चुअली में बहुत कुछ करके बैठे हैं। आपको पता है मैंने खुद ने फ्लूइड मैकेनिक्स की इतनी मोटी किताब पढ़ी है, जो आपकी RD शर्मा की लेंथ आती है ना, उससे ज़्यादा मोटी बुक्स थी फ्लूइड मैकेनिक्स की हमारी। और अभी तो आप लोग ये समझ लो फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ भी एंट्री भी नहीं किया आप लोगों ने, बहुत सिंपल फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है। मतलब मैं बता सकता हूँ गंदी मैथमेटिक्स जो आती है ना, वो फ्लूइड मैकेनिक्स में आती है। वेदांश कौन सा गाना गा रहे थे? वेदांश कोई गाना गा रहे थे तुम? नहीं। आज आए कैसे नहीं तुम? कब से नहीं सोए? 12 घंटे सो चुका हूँ। बेटा महीने भर में 12 घंटे बहुत कम होता है। सर एक दिन में 12 हाँ वो सोए, लेकिन महीने भर का कोटा तो एक दिन में पूरा किया ना तुमने, मुझे जैसा सर बच्चे रोज आठ इन्फॉर्मेशन दे घंटे रहे सो रहा हूँ। हैं। ये डन। अब एक टॉपिक लिखो CBSE के हिसाब से, ये भी बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मे भी पॉसिबल आ सकता है। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वट, मतलब एक एनर्जी कंजर्वेशन इन मोशनल EMF, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं बता देता हूँ आपको बोर्ड के हिसाब से, तो उस पर अपना मार्क कर लिया करो बोर्ड का। चलो देखते हैं एक अच्छा सा टॉपिक। आप में से कोई बच्चा है जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बुरा लगता हो? अच्छा मैथ्स में अब आ गए होगे वहां तक। हाँ हाँ, अब वहां तक पहुंच गए हो तुम, समय स्पेशल इंटीग्रल तक। अच्छा अभी पार्ट्स पे ही पहुंचोगे? अरे अभी तो बहुत कम किए तुम। अभी आगे देखो विश्वास तब उठेगा जब समय स्पेशल इंटीग्रल पे आओगे। नई नई चीज आती जाएंगी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैंड बजाते। हाँ, क्या? इनवर्स वाली तो आसान होती है। हाँ, इनवर्स वाली आसान होती है, दिखने में बुरी लगती है, बेकार होती है। ये वाले क्या नाम से, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल साथ में आए तब तब मजा आता है। दोनों अच्छी लगती है, इजी डेफिनेट होती है।
हाँ, लेकिन अगर क्लिक कर जाए तो नहीं, करा तो नहीं, क्लिक कर जाए तो प्रॉपर्टी से कर जाए तो। चलो, तो ज़रा टॉपिक देखते हैं। एक कल वाला ही सिस्टम है, कल ये वाला सिस्टम किया था ना अपन, पीएलवी जैसे डेवलप किया। एक बस इस रॉड को लेंथ एल की वेलोसिटी, तीनों परपेंडिकुलर, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक रेजिस्टेंस एल आर, और इसका खुद का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा small। अगर मैं आपसे पूछूं ईएमएफ इंड्यूस कितना, ई इज इक्वल टू कितना, अरे बीएलवी क्यों जीरो क्यों? आप इसको कंडक्टर मत मानो, ये समझो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर रखा है, सिर्फ इस रॉड की वजह से देख। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो आप इसको ऐसे समझ, अगर वायर से समझ ना आ रहा हो तो इसको मान लो कि एक प्लेटफॉर्म पे चल, ये एक प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यूस, और ये प्लेटफॉर्म से वायर कनेक्ट, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। सिर्फ इस रॉड का मूवमेंट और किसी चीज़, ठीक है, रॉड का मूवमेंट, प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बड़ा कर, ठीक है, रॉड का मूवमेंट। ईएमएफ कितना होगा बीएलवी, यस और नो, तीनों 90 डिग्री पे। और अगर मैं करंट पूछना चाहूँ आई इज इक्वल टू कितना, बस टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा आर प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत? बेटा एक बात बताओ, इस रॉड को आगे ले जाने की बात है, आगे जाने से ये मैग्नेटिक फील्ड रोक रही, तो मुझे एक फोर्स लगाना पड़ रहा होगा इस, तो फोर्स कितना लगाना पड़, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, एफ इज इक्वल, देखो मैं इस तरफ लगा रहा हूँ इस पे एफ एक्सटर्नल, और इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड इसको फोर्स लगा के रोक रही होगी, एग्री और नॉट? मैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहा हूँ, इसका मतलब एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर होने, कांस्टेंट वेलोसिटी तभी चल सकता है ना जब एक्सेलरेशन तो हो, और एक्सेलरेशन तो कब होता है, जब दोनों, मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, एफ ड्यू टू मैग्नेट मस्ट बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, यस और नो, डायरेक्शन हो। अगेन बच्चों एफ ड्यू टू मैग्नेट क्या होता है, आई बी साइन थीटा, एल और बी के बीच का, आई एल बी, आई एल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्सटर्नल, एग्री? और यहाँ से देखो आई की वैल्यू उठाकर इसमें रख सकते हैं, तो आई की वैल्यू जब मैंने यहाँ से रिप्लेस की तो मेरे पास बचा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, देखो बी और एल पहले से थे, और एक और बी और एल आ गया, तो स्क्वायर कर दूं, बी अपॉन आर प्लस, एग्री? कोई दिक्कत? एक्सटर्नल फोर्स है मेरे पास, उसकी वेलोसिटी भी है मेरे पास, क्या मैं अपनी तरफ से पावर जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ वो पावर निकाल सकता हूँ? याद करो, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, याद है ना, इंस्टेंटेनियस पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो मैं बोल सकता हूँ पी इनपुट, इनपुट क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कितना होगा बच्चों, एफ एक्सटर्नल इंटू वेलोसिटी, कितना आ गया, वी स्क्वायर एल स्क्वायर, और वी का भी स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय आर प्लस, बोलो कोई, सिंपल सी बात, दिस इज माई इक्वेशन, इनपुट पावर मैंने इतना, कोई दिक्कत? आउटपुट पावर भी चेक करें कितना, आउटपुट पावर मुझे कहाँ दिखेगा, रजिस्टर पे, और करंट में पावर कितना पढ़ा है हम लोगों ने, इंटू आई, याद है, इंटू आई होता था, तो
पावर इज इक्वल टू, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, पावर आउटपुट। क्या होगा बच्चों, ई इंटू आई लिखो यहाँ, ई इंटू आई। देखो ई इंटू आई की वैल्यू, ई कितना, बी एल वी, हाँ वही वही सेम लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। और बच्चों आई की वैल्यू डी एल वी, यानी तीनों का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर एल। इक्वेशन 2, मतलब जितना हम इनपुट पावर दे रहे हैं क्या उतना ही आउटपुट पावर मिल रहा है मुझे, जितना हमने इनपुट पावर किया उतना ही आउटपुट पावर मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या कंजर्वेशन एनर्जी फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन कब तक, जब तक यहाँ पर कोई फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन होगा तो नहीं होगा। क्यों, याद करो फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब भी लगता है तब कंजर्वेटिव एनर्जी तो नहीं होगी। याद है, यहाँ पर अगर कोई फ्रिक्शन, जितना इनपुट पावर हमने दिया ही हमें आउटपुट पावर। क्लियर, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। अब आप बोलोगे सर एनर्जी कहाँ, आपने तो पावर निकाला है किसी के दिमाग में आफत कि आपने पावर निकाला एनर्जी, के दिमाग में डाउट नहीं है। बिल्कुल, देखो अपन ने ये निकाले ना एनर्जी पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी मैंने, पावर क्या था, बस पर यूनिट टाइम ही तो था, जितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम में दी एनर्जी में। तो यहाँ पर क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है, बिल्कुल। हाँ बस इसमें प्रूव करने के लिए कोई क्वेश्चन वोश्चन आएगा इसमें, सिर्फ ये डेरिवेशन ही आएगा। अगर या तो आपका देखो इस चैप्टर से मैं बताऊँ कुछ एक डेरिवेशन लगाए जा सकते, या तो रॉड का डायरेक्ट बी एल बी वाला को डिराइव, या फिर ये डिराइव करो, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस आगे पढ़ेंगे। 4 डेरिवेशन बोर्ड के हिसाब, न्यूमेरिकल दे देते। जैसा आप लोगों के साथ 11th में हुआ था ना, रोटेशन तक आते आते दम टूट, ये वही चैप्टर है। यहाँ पर आके अब थकान हो जाती है, मानसिक थकान हो जाती है, आप पढ़े जा रहे हैं चार्ज मैग्नेट, चार्ज मैग्नेट, चार्ज मैग्नेट। आप फिर रिवाइव होगा अभी, वापस रिवाइव हो जाओ। हाँ, करंट किसमें, अभी आएगा ना, एनएलएम की शुरुआत कर दी है मैंने, अब यहीं पे फ्रिक्शन। ये बोरिंग लग रहा है, ये तो ठीक, एक ही फॉर्मूले पे तो काम करे। अभी आएगा, मत करो इसमें अपन। अब देखो एग्जामिनर इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अभी जैसे मैं यहाँ से एक का मारा, वो जाके उधर एक प्रेस कर रहा है, अभी कराएंगे सब। अभी तो मजा
हो गया, आगे चलें। अच्छा चलो, इसी जरा अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी खत्म हो गया। अब जरा सा अपन अलग क्लास के टॉपिक्स पे चलते हैं। बोर्ड का टॉपिक है, थोड़ा सा मेंस के टॉपिक पे, मेंस एडवांस सब में है। स्प्रेड वाला बोर्ड आउटपुट अभी देख, एक्चुअली मैं एनएलएम ही करवाने वाला हूँ। मैं एनएलएम का लेवल 1 आप लोगों ने 11th में पढ़ा, लेवल 2 बस अब फोर्सेस की शक्ल बदल दी। वहाँ पर मैं एक्सटर्नल फोर्स बोला करता था, यहाँ पर आपको पता होगा फोर्स एक्सटर्नल। देखो, यहाँ से इस रॉड को मैंने यू वेलोसिटी, यहाँ से यू वेलोसिटी पे, थोड़े टाइम बाद ये रॉड यहाँ पर पहुँच गई। थोड़े टाइम बाद ये रॉड यहाँ पर पहुँच गई जहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो। ठीक है, कितने टाइम में? टाइम में। ठीक है, तो आपसे मैं एक आसान सा क्वेश्चन, वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होगा अगर इस रॉड का मास m है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फिर उसके बाद। ठीक है, तो बेटा ये रॉड यहाँ से चला u वेलोसिटी, और इस पे एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स? मैग्नेट की वजह, किस डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। मैं एक फोर्स लगा देता हूँ यहाँ पर। कौन सा? फोर्स ड्यू टू मैग्नेट। ठीक है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेट दैट इज आई एल बी, साइन थीटा तो बोलेंगे आई एल बी। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेट इज आई एल। और बच्चों यहाँ पर करंट कितना होगा? अच्छा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब ये देखें कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। तो अभी 2 मिनट पहले अपन ने निकाला था आई इज इक्वल टू कितना आया था, बी एल बी अपॉन, अब इस बार कैपिटल आर तो है नहीं, ठीक है, तो बी एल बी, इसको यहाँ चिपका दे। तो मेरे पास क्या बचा? फोर्स ड्यू टू मैग्नेट दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। और इस फोर्स की वजह से आया होगा एक्सेलरेशन, है ना? फोर्स की वजह से आया हमारे पास एक्सेलरेशन। तो मैं लिख देता हूँ एफ इज मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक बात और बता, ये v किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, याद रखना, टाइम पे वेलोसिटी। ये चीज़ समझ में आ रही है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव ही लग, ये बात समझ में आ, क्योंकि वेलोसिटी इसकी रिड्यूस हो रही होगी। अपन ने कोई बाहर से तो फोर्स दिया नहीं है, जो भी फोर्स लगा रहा है वो ये मैग्नेट लगा है, मैग्नेटिक। चलो माइनस मत भी लो, काम। ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एम इन, एग्री? अब मुझे निकालना है रिलेशन के वेलोसिटी टाइम में, है ना? बहुत आसान। अच्छा चल लगाई दे, क्यों दुखी कर। डी वी बाई डी टी कैन बी रिटर्न एज बी एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू, और बेटा v को लेके आएंगे सर और t को सर। है, तो मेरे पास बचा बच्चों dv अपॉन v इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर और dt, यही बचा। इंटीग्रेशन ऑन वेलोसिटी कहाँ से कहाँ, u से लेकर के तक, टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज, सॉल्व कर देते हैं बच्चों। dv अपॉन v इंटीग्रेशन, आई होप सबको आता होगा। लॉग v हो जाएगा, तो लिख देते हैं लॉग ऑफ
v u से लेकर तक, और यहाँ पर डायरेक्ट t लिख दूँ, तो माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log ऑफ v माइनस लॉग यू होता तो लॉग ऑफ v अपॉन u इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। और बेटा अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोर्ड, और हमारे पास निकल क्या, तो v अपॉन u इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। और यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया वेलोसिटी और टाइम का, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन। आई बात समझ में? पक्का? अब मेरा पहले फटाफट इसको नोट करने के बाद एक दूसरा क्वेश्चन दूँ तो आप लोगों को। क्या? अरे बहुत बढ़िया रिलेशन है ये, ध्यान याद करो, ये एक ऐसा ही रिलेशन मिलता जुलता सा कहीं और भी पढ़ा है आपने। पढ़ा था ये रिलेशन मिलता जुलता सा। अच्छा इसके बीच में ग्राफ भी पूछा, टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ कैसा। देखो e की पावर माइनस में, प्रोपोर्शनल में अपन देखेंगे, बाकी सब तो कांस्टेंट। e की पावर माइनस टी कैसा आ जाएगा। वेलोसिटी देखो टाइम के साथ साथ रिड्यूस है, लेकिन कैसे फॉर्म, एक्सपोनेंट। डाउन करो क्या बेटा, टॉपिक बिल्कुल डालो, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम और मोशन। अच्छा इसका मैंने करवाने का देखो, ब्रैकेट आउट करने का एक रीज़न है, मेंस में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट टाइम की वैल्यू रखो और निकाल दो भी, पढ़ना चाहो तो पूरा। टॉपिक लिखा आप लोगों ने, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम और मोशनल। हाँ तो इसी के साथ साथ लिख टाइम भी, अगला वही करना। हाँ आप लोग, हाँ विहान लग रहा है बोरिंग, ठीक है, अगला और ज़्यादा मत। हाँ इस बार डिस्प्लेसमेंट अपन 0 से x मानेंगे, अपन 0 से x मानेंगे, जैसे यहाँ पर u से v वेलोसिटी मानी थी ना। हाँ
हाँ देखते हैं, लेट अस सी। मुझे आंसर याद नहीं है। डन। चलो डिस्प्लेसमेंट के साथ मैंने आप लोगों को कहा है निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट 0 से x लोगे इस बार, वेलोसिटी u से v, मतलब कोई भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v, और 0 से x लेकर के सॉल्व। क्या मैं कर दूं? करोगे ट्राई? हिंट दे दूं एक? हाँ, इस बार हिंट दे देता हूँ। तो आप लोग एक काम करो, वेलोसिटी को चेंज मत करो, आप एक्सेलरेशन को याद है v dv बाई डी एक्स लिख, तो बस यहाँ पर v dv बाई डी एक्स रख दो, बाकी सारा डेरिवेशन कैलकुलस। वेलोसिटी कर लो, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ने, फिर देख आंसर में। हाँ बिल्कुल सही है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का निकालना है अगर रिलेशन, तो आप एक बात बता सकते हो कि आप बोल सकते हो v और v dt इज इक्वल टू डी एक्स बोल सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, किसी आंसर का इंटीग्रेशन करते टाइम के रेस्पेक्ट में हमें क्या मिल जाए, तो टाइम करें। और दूसरा, अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन पूछा जाए तो इससे निकाल, एक काम करो इस बार डिस्प्लेस, मतलब क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, मैंने इस बार इसको थ्रो किया एक u वेलोसिटी से, और फाइनली ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, मैं आपसे ये पूछ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्वेश्चन ही बदल। If a rod enters in a magnetic field with velocity u, then what is the maximum displacement by the rod? r तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये मिटा दूँ ना पूरा? अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करने में तो तकलीफ नहीं है, कर लोगे ना? क्योंकि ऐसा ये बड़ा सा देख के घबरा मत जाना, e की पावर t है, ठीक है ना, बाकी सब कॉन्स्टेंट।
मैं ही सॉल्व करवा देता कर दूँ मैं सॉल्व। देखो इधर आसान से, ये कोई खास बात नहीं, एक छोटा सा लॉजिक की बस चेंज आएगा, बाकी सब। देखो जैसे मैंने एक्सेलरेशन को v डी वी बाई डी एक्स, वी से v गुजर गया, तो अब मेरे पास बचा dv वाला टर्म उधर, सॉरी dx वाला उधर भेज देते हैं, वाला इधर है। तो dv इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डी एक्स अपॉन एम आर, यही है ना, ये इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। वेलोसिटी u से स्टार्ट हुई, फाइनली कहाँ पहुँच, 0 पे। मैंने मैक्सिमम पूछा है ना, मैक्सिमम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, 0 तक। 0 माइनस सी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर का आंसर कितना आ जाएगा, x माइनस गुजर गया u एम आर अपॉन बी एल स्क्वायर। मतलब एक रॉड को मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक u की जगह अगर मान लो v मानना हो, v आर अपॉन, जो मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा था, एक आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि वेलोसिटी, ये चेंज इनिशियल तो फिक्स। प्रॉब्लम है। हाँ बालक, तो ये तो समझ आ गया, लेकिन जो वो वाला है ना डिस्प्लेसमेंट और टाइम, हाँ उसमें तो मैं टाइम को इंक्रीज कर रही हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट टाइम तक कितना आएगा, आप ये देखते हैं, चलो सेकंड अभी देख लेते हैं। तो वहाँ पर आपका आया था v इज इक्वल टू, एक बार मुझे रिलेशन याद बताओगे क्या आया था, माइनस, सॉरी माइनस नहीं आया था, u e की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर, यही आया था। मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा बच्चों, तो यहाँ पर तो आ जाएगा v वेलोसिटी, और लिमिट कहाँ से, सॉरी डिस्प्लेसमेंट x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर x तक, और यहाँ पर आ जाएगा 0 से t, मतलब t लिख देना, ये भी हटाई, 0 से x और 0 से, तो u और इसका इंटीग्रेशन आ गया बच्चों e की पावर माइनस, तो e की पावर माइनस टी का आ जाएगा माइनस का e की पावर, e की पावर एज इट इज स्क्वायर एल बाय एम आर, और नीचे डिवाइड में आएगा सेम टर्म बी स्क्वायर एल बाय, यही आएगा माइनस का, माइनस से माइनस गुजर गया, मेरे पास बचा x इज इक्वल टू एम आर क्यू अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर, यही बचा, यही आ रहा है आपका भी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इस कि आप क्या कहना चाह रहे हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इक्वल टू इन्फिनिटी रखना चाह रहे हो आप, इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे मतलब ई की पावर माइनस, और फिर आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट टाइम तक। एक्चुअली में देखो ये इक्वेशन आपने जब डिराइव की ना, आपने इसको ये बोला है कि आपने इसको ये कभी नहीं बोला कि ये फोर्स आगे जाकर, आई बात समझ में, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है तो ये फोर्स उसके बाद नहीं लगेगा, बट आपने इस इक्वेशन को बोला है कि यहाँ पर एक पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है। आप समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली आपने क्या बोला, इसमें पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी, यही बोला बी एल बी, सॉरी आई एल बी, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, यहाँ पर वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा था, ये निकाला हुआ अपन, वेलोसिटी पर डिपेंड कर, तो ये इक्वेशन यही सोच के चल रही है कि जब ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई,
के बाद भी फोर्स लग रहा है और ये इसको पीछे। नेगेटिव सेंस में मुझे भी लगता हाँ, है। ये पूरा सोच रहा है इस चीज़ को, लेकिन आप प्रैक्टिकली ऐसा कर रहे हो क्या? प्रैक्टिकली जैसे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई वहीं पर समझ गए? इस वजह से ये चीज़ चेंज। ठीक है, बोलो बात समझ आई? प्रॉब्लम क्या थी? लिखना चाहो लिख लो, एक रिलेशन है तुम्हारे कैलकुलेशन। चलो एक और एनएलएम का क्वेश्चन करें, टर्मिनल वेलोसिटी वाला। कर लो पूरा। हाँ, जिनको कैलकुलस गंदी लगती होगी उन टॉपिक कैसा लग रहा होगा, क्या करवा रहे हैं। अब ठीक है। हाँ हाँ, अब लग रहा है ना बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें। हाँ, और यही इंटीग्रेशन अगर मैं पहले करवाता, जब मैं तो था कैपेसिटर ये कैपेसिटर में करवा रहा था, तब वो कितना गंदा लग रहा था। यही चीज़ तो मैं पहले बोलता था, जब इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ लोगे ना, देखो फिजिक्स के सारे टूल्स यही तीन है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये तीनों पे अगर कमांड है ना, फिजिक्स संभाल लेंगे। ये तीनों में गड़बड़ तो फिर प्रॉब्लम। हाँ बालक, कहाँ पर बेटा? ये वाला माइनस क्यों आया यहाँ पर? इधर बेटा इसके इंटीग्रेशन में अगर तुम याद करो तो अपन क्या बोलते थे, e की पावर माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस तो अपन पहले से लेके चल रहे थे ना। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आई मिस्टेक, आई ऑल पॉजिटिव। नहीं आएगा, माइनस आएगा। मैंने दो बार ले लिया, एक बार ई की पावर माइनस करने में भी और एक बार नीचे से रखते हुए। ठीक है, ये वाला माइनस इसलिए था क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी। सेम कहानी। डन, छाप लिया, चले आगे। एक आसान सा प्रश्न आप लोगों के। अच्छा, इसी में मैं एक और क्वेश्चन बना दूं, जैसे नॉर्मल बोल क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मैंने वेलोसिटी से एक कुछ डिस्प्लेसमेंट तक ये चला, ठीक है, मतलब बोल दिया कि मान लो 1 मीटर, एक एग्जांपल दिया, 1 मीटर बाद एक स्प्रिंग लगी हुई थी, कि उससे जाके टकराया, तो बताओ उस स्प्रिंग ऐसे छोटे। एशियन हम्म, जैसे ये जो रॉड है, तो इस पे जो फोर्स लग रही है वो ऑपरेट है ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। हाँ हाँ सही सब नेट टू नेट इस पे नेगेटिव वर्क हो रहा है, हाँ तो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से एनर्जी हाँ बिल्कुल क्योंकि हम बिल्कुल, एक्चुअली में एनर्जी इसी से तो बना रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना, तो नेगेटिव वर्क डन जो मुझे मिल रहा है वो इसीलिए तो मिल रहा है। और आपको ये पता है नेगेटिव मिलने का रीज़न क्या है? ये एनर्जी रॉड को मूव पहले से, और वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा लेते थे? पॉजिटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम। और मैंने इसका रीज़न भी बताया था, मशीन बनाते क्यों, ताकि मशीन काम करे। हम कोई काम करना पड़ रहा है तो फिर हम कैसे ले सकते हैं, क्यों बनाएंगे? अच्छा, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, पता है कि एक्चुअली में
थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में टॉपिक मिले। हाँ लेकिन डिटेल में, अगर डिटेल में पढ़ोगे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे तो मिले। मैग्नेटिज्म का रोल नहीं है। जब तुम जनरेटर बनाओगे, जनरेटर को चलाओगे किससे, और इंजन से हमें क्या मिलेगा, पावर आउटपुट। और पावर आउटपुट का है, ये एक्चुअली में हम लोग चला रहे होते हैं जनरेटर से। जनरेटर किससे चलता है, कारनॉट तो एक्चुअली में कारनॉट इंजन होता ही नहीं है, ये बुक भी गलत लिख देती है, कारनॉट साइकिल होता है, कारनॉट इंजन बनाया थोड़ी इंजन, एक कॉपी पे बना दिया, ऐसा ऐसा कर लो सिंक ताकि इसको, ठीक है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर ऐसा वगैरह डाल, हाँ हाँ ये कॉर्ड है, हाँ। और फिर मतलब बड़ी देखो, जब हम फ्यूल इसमें डालते हैं इंजन में, तो वहाँ से थर्मोडायनेमिक वर्क डन होता है, याद है, पिस्टन का एक्सपेंशन होता है, पिस्टन का एक्सपेंशन हो रहा है और इसकी वजह से वर्क डन हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है यहाँ पर डॉटवर्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डॉटवर्ड। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। सॉल्व तो एक रॉड था, इसका मास था, फिलहाल के लिए मैंने इसमें कोई फ्रिक्शन, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये रॉड बच्चों क्या, mg की वजह अर्थ इसको, ये मान लो लेंथ, तो मैग्नेट इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही, सॉरी मैग्नेटिक कर रहा है कंडक्टर इसके ऊपर, ऊपर की तरफ एल है, एल, और मतलब करंट अगर मानो तो डायरेक्शन मान सकते हैं एल। बी कहाँ है, बाहर की तरफ, ऊपर की, ठीक है, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेट लगेगा ऊपर की तरफ, और नीचे एक फोर्स लग रहा होगा इस पे, कौन सा, mg, एग्री कर। तो ये शुरुआत में जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फ्लो करना शुरू, रॉड ने चलना शुरू, ये फोर्स क्या वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी, बिकॉज नीचे एक एक्सेलरेशन लग रहा है वेलोसिटी, वैसे वैसे ऊपर की तरफ एक फोर्स, सिमिलर काम हम यहाँ पर भी देखा था फ्लूइड मैकेनिक्स में। बॉल जैसे जैसे फ्लूइड में नीचे आ रही थी, ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स फाइट आर भी वेलोसिटी पर डिपेंडेंट था, सेम यहाँ पर भी वेलोसिटी पर। कहीं यहाँ पर जाने के बाद एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि वेलोसिटी इतनी अचीव हो गई, ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर हो जाए, वहाँ पर भी यही होता था। तो उस वेलोसिटी को हमने नाम दिया था टर्मिनल वेलोसिटी। अब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, सेम मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था बारिश की बूंद, अगर एक्चुअली में वैसे बारिश की बूंदे गिरे तो हमारे सर में छेद हो, अगर डायरेक्टली गिरे इतनी हाई पर से, लेकिन वो क्या होता है, फ्लूइड के अंदर गिर रहा होता है, तो एक टर्मिनल वेलोसिटी से, एक ऊपर फोर्स लग रहा था, सेम यहाँ पर भी यही कहा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वेलोसिटी, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो फाइनली एक सिचुएशन पर जाकर कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी आ गई, इस सिचुएशन पर ऊपर लगने वाला फोर्स, अभी तो क्या हो रहा है, ये एक एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे जा रहा है, अब वो अलग बात है एक्सेलरेशन बार बार चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे पहुँच गए हम लोग,
यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा? क्यों? क्योंकि ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स हो गया, और वेलोसिटी कितनी हो गई v। मेरा क्वेश्चन है ये v कितना? टर्मिनल वेलोसिटी। पानी में फ्लूइड में बोलते हैं, वैसे यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी नहीं बोल सकते, बट ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए बोलता हूँ कि v कितना होगा ये निकाल। हो जाओ शुरू। इस हाँ, अब इसके बाद ये v वेलोसिटी से ही चलता रहेगा, इसके बाद इसकी वेलोसिटी चेंज। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स का टर्मिनल वेलोसिटी याद है तो 1 सेकंड, वरना 5 सेकंड लो। याद है ना कुछ? 9/80, अच्छा नहीं सॉरी, 1/81 समथिंग करके कुछ निकाला था। ऐसा ही कुछ निकला था, मुझे रिलेशन याद नहीं है क्या निकाला था, बट मैंने आप लोगों को बोल दिया था ये फॉर्मूला रट सकते हो। हाँ हाँ, एक बड़ा सा फार्मूला निकाला था। मैंने उसको कहा था कि इसमें कोई क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, तो बेटर इस फार्मूले को। हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी का मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखवा देता। चलो हो जाओ शुरू। mgr/v²। शायद सही है, शायद सही है, मतलब करेक्ट ही है, शायद नहीं करेक्ट ही है। तुम्हारी इच्छा हो जो टॉपिक डाल। मोशन ऑफ अ कंडक्टर रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इनिशियल इसने u = 0 से स्टार्ट किया, u = 0 करो, x का। आज के लिए इसी को लास्ट क्वेश्चन रखो, 2-4 और बना दो, एक आध और एनएलएम कर लो। टेंशन। इस वाले में तो तेरे भी टर्मिनल। क्या बेटा? नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलना सही नहीं है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फ्लूइड, ठीक है? ये अच्छा नहीं है ये वर्ड बोलना, टर्मिनल वेलोसिटी मत। लेकिन मैं तो फाइनल क्या टर्मिनल वेलोसिटी को =∞ बोल देते हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। टर्मिनल का एक्चुअली मतलब ये होता है कि लास्ट में वो किस वेलोसिटी पर टर्मिनेट, मतलब जहाँ पर उसकी वेलोसिटी चेंज होना बंद हो जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर बोल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जानबूझ के वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी अगर एग्जाम में आपको कभी दिखेगा तो लोग जनरली आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड में यूज़ करते हुए देखा एग्जाम में, तो फिर मैं दिमाग में क्यों एक दूसरा वर्ड भर दूँ कि ये भी टर्मिनल वेलोसिटी। आज क्या सोच रहे, सॉल्व करो, एनएलएम का क्वेश्चन है। सर आंसर तुम्हारा कितना? सर mg स्मॉल आर भूल, डेरिवेशन।
हाँ सर क्या आ रहा है? तो एम तो एम जी करेक्ट करेक्ट। अथर्व क्या हो गया? और क्या, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा डेरिवेशन, चल थोड़ी दी। पल्ले पढ़वाएं, पढ़वाया जाए फाइनली पल्ले। एक रैंडम सिचुएशन बीच में कहीं पे ठीक है, उस रैंडम सिचुएशन को मैं बाहर बना रहा हूँ यहाँ पर। नीचे लग रहा है इस एम जी, ऊपर लग रहा है इस पे। अब तो मैं बता के मान, और ये ए एक्सेलरेशन है ना। और बच्चों अगर हम लोगों को गलती से भी इक्विलिब्रियम के बाद डायनामिक्स वाली याद हो, तो हम लोगों ने इस चीज़ को कैसे लिखा था? याद है, एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते थे या नेगेटिव, आपकी इच्छा हो जैसे लो। अगर ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ एफ एम माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस का एम ए, लिख सकते। और माइनस अगर मैं उड़ा दूँ तो यहाँ पर बन गया एम जी माइनस एफ एम इज इक्वल टू एम ए। एम से डिवाइड कर दिया, जी माइनस एफ एम अपॉन एम इक्वल टू ए। कोई तकल्लुफ? अच्छा, एफ एम की वैल्यू अभी तक हम कितनी बार निकाल, है ना जी। आयुष रेसी लगाना तो बेटा मेरे से, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन स्मॉल आर, और नीचे एम भी है, यही आएगा। एग्री इज इक्वल टू ए। और बच्चों मैंने क्या बोला, फाइनली उस सिचुएशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट आ गया, डायरेक्ट एक्सेलरेशन किसी भी रैंडम पॉइंट पे निकाल लिया हम। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो सिचुएशन जहाँ पर एक्सेलरेशन है वहाँ पर वेलोसिटी तो रख दो। तो एक्सेलरेशन अगर हमने जीरो रखा फॉर ए इक्वल टू जीरो, तो जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ गया बच्चों जी इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर। मुझे वी चाहिए था, तो बच्चों वी क्या बचेगा, एम जी आर अपॉन वी एल बराबर कर। मैंने इसमें पूरा एक रैंडम सिचुएशन एक्सेलेरेशन। हाँ बालक क्या कह रहे हो? बिल्कुल कर सकते, लेकिन बेटा मैंने एक रैंडम सिचुएशन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना भी सिखा। चाहते तो यहीं पर डायरेक्ट इक्वेशन लगा लेते, नीचे लग रहा था एम जी, ऊपर लगता है एफ आर, दोनों बराबर। ठीक है, अब तो है डन। हो जाए एक और क्वेश्चन। मास एम, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और क्या क्या हुआ अभी देख, वो सब अभी करवाने वाला हूँ सेम सारी सिचुएशन। एक स्प्रिंग था, इसकी स्टिफनेस दे रखी थी आपको के, और ये मास था m, ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वही डॉटवर्ड, डॉटवर्ड क्यों, क्रॉसवर्ड देते हैं, क्रॉसवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्रॉसवर्ड मैग्नेटिक। तो अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग
हाँ होगा, अभी टेंशन वाला भी है। मैं नॉर्मल छोटे, कभी कभी, और कभी कभी बाल की खाल भी निकल। हाँ हाँ, तो शायद थापा को पकड़ा था। क्लास में बैठ, मतलब तुम्हारे फ़ोन पे नंबर। अच्छा, इधर भी तो फ़ोन बजा था जान, किसका बजा था? अच्छा चलो, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ दिया, करवाई दो। हाँ, सेक्शन भी दो। रिएक्शन तो दे सकता हूँ मैं, पंगा हो जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन दोनों साइड के सरफेस से मिले। ये डायरेक्ट फ्रिक्शन फोर्स। के इज इक्वल टू एक्स चाहिए मुझे, के। नाबालक, सॉल्व करो, आपसे बोर्ड पे करवाओ। नहीं किया, ये प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, सारे फोर्सेस आराम से शांति से लगाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, कोई डरने की जरूरत नहीं। गलत होगा मैं कुछ नहीं करूँ। हाँ, नहीं तो सिर्फ mg थोड़ी लग रहा है, क्या मैग्नेट नहीं लगा रहा फोर्स? वो कहाँ गया? सारे फोर्सेस को ध्यान से लगाओ। दिखाओ, इधर दिखाओ। वो तुम देखो, डायरेक्शन बनाओ, डायरेक्शन बनाओ अपने हिसाब से, सोचो, राइट हैंड सिखाया है मैंने। थपेड़ा रूल, अगर थपेड़ा रूल ढंग से नहीं लगा तो मैं थपेड़ा लगा दूंगा। लगाई दूं? हाँ, एक सेकंड बेटा, एक बहुत बड़ी मिस्टेक। हाँ गार्गी बोलो, आ रहा हूँ। mg/k, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं चेक करूंगा सॉल्व करके। आया, एक सेकंड, और मैं सबका चेक कर लूँ। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, थपेड़ा रूल ढंग से नहीं लगाया, बाकी सब कुछ सही कर रहे हो, बस डायरेक्शन की गलती करी। मैग्नेटिक फोर्स तुमने निकाला क्या थपेड़ा रूल से? क्यों ऊपर लग जाएगा और क्यों नीचे लग जाएगा, पहले सोच के आराम से करो, जल्दीबाजी नहीं। मुझे नहीं पता। किसी तरह का कोई दबाव नहीं है किसी पे। मैं किसी पे किसी
का कोई दबाव नहीं डाल। अभी तक इक्विलिब्रियम भी नहीं बनाया, जल्दी करो। हाँ बालक, अपने अभी भी एक गलती। हाँ गलती, डायरेक्शन बस उसी की गलती, उतना सा हो गया, आंसर आ जाएगा आपका तुरंत। आपकी भी सिर्फ और सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन की गलती है, बाकी सब सही है। देखो कहीं पे कोई फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, कुछ गलती करी। सही तो कर रहे हो, और क्या, तो आगे करो। बेटा आंसर मुझे नहीं पता, मैं चेक करूंगा अभी। हम्म, फॉर्मूला डायरेक्शन ले, एक्स निकालना तुम्हें। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, भूल गए क्या? माइनस हम लोग सिर्फ ये दिखाने के लिए करते थे फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगता है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप फोर्स की पहले से डायरेक्शन ले रहे हो तो माइनस के एक्स क्यों लगाओगे, फिर के एक्स लगाओ। ठीक है, हाँ वेदांश बोलना, आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? वेरी गुड, सही है। तो इसका आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है? यार थोड़ी जगह दो ना यार। हाँ, उधर बैठ के बच्चे बचना चाह रहे हैं। इसने तो पूरा ही गलत कर दिया, सबके डायरेक्शन की बैंड बजा दी इसने। एक बात बताओ, एमजी और इसने एमजी और के एक्स सेम डायरेक्शन में लगा दिया। अब उसको वापस निकालो फिर। हाँ, पेड़ा रूल एल की डायरेक्शन में थम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन फिंगर, फिंगर किस तरफ है देखो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दे रखी है मैंने, क्रॉसवर्ड अंदर की तरफ। थप्पड़ कहाँ मूव कर, थप्पड़ कहाँ मूव कर रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में देखो, थप्पड़ कहाँ मूव कर, अब वर्ड आ रहा है। तुम गलत लगा रहे हो, अभी भी गलत लगा रहे हो, मैंने अभी भी सब पूरा सही से नहीं समझाया। चलो मैं करवाऊं, देखो इधर ध्यान से देखो। सबसे पहले चाहिए मुझे करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, v और b का क्रॉस प्रोडक्ट। देखो वेलोसिटी इसकी किस तरफ आएगी, नीचे की तरफ, v अंदर की तरफ। तो देखो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर कल कर लेंगे, क्या आएगा, करंट। मतलब करंट मुझे इस करंट मिलेगा। अगर मुझे करंट मिल गया अब, तो अब देखो करंट की डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर, फोर्स कहाँ आएगा। याद है ना सबको, करंट की डायरेक्शन में थंब भी रखते थे, तो करंट की डायरेक्शन में क्या रखते थे, मुझे नहीं पता मेरे। राइट हैंड थपेड़ा रूल, थपेड़ा रूल। फोर्स कहाँ आएगा मुझे तो ये बता दो, करंट मिल गया मुझे, इस तरफ आ रहा है। याद है, चलो किसी भी रूल से कर लो, एफ बी आई याद है। आई किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये रखा, आई बी किधर, अंदर की तरफ, राइट हैंड। तो मुझे नहीं पता, डायरेक्शंस मैंने खूब सिखाई हुई है, क्यों बताऊं मैं सही। तुम लोग सोच के, मुझे नहीं पता, तुम लोग सोच के बताओ। तब तय कर लो, मुझे नहीं पता। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्शन अभी भी क्लियर नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन तुम ही लोग करोगे, नहीं बिल्कुल नहीं बताऊंगा डायरेक्ट। जहाँ मैंने मेहनत करवाई है वहाँ, बस मैं दो फोर्स के डायरेक्शन बताता हूँ मैग्नेट का। देखो स्प्रिंग इसको ऊपर खींच रहा होगा, एक्स से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम जी नीचे लग रहा होगा, और और मे बी इधर की तरफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेट होगा, और मे बी इधर। ठीक है, ये मे बी आप लोग क्लियर करोगे, मैं बिल्कुल। ठीक है, मैं जानता ही नहीं।
जब ये क्लियर हो जाए तुम लोग, तब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दोनों को बैलेंस करना, नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स बराबर रखना, एक्स की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, अब डायरेक्शन में मैं कोई जानो तुम्हारा, ठीक है, करूँ मदद? मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं मना कहाँ कर, मैं तो बोल रहा हूँ ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, कुछ लोग का राइट भी आएगा, उसका लेफ्ट भी आएगा, मुझे पता ही नहीं है, तुम लोग जानो। ठीक है, डायरेक्शन बहुत सीखी। एक बात बताओ, फिर पिछले में मैंने जो नीचे लगाया वो सही लगाया था क्या? पहले में गलती, पहले क्वेश्चन वेलोसिटी आर की तरफ, करंट आ गया लेफ्ट साइड, आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्लास में करके आ जाना, अब आराम से चेक कर लेना, मुझे नहीं पता, गलती की हार के आना, आराम से सॉल्व करके। हाँ, एक और बात, एक और क्वेश्चन दे दूं क्या अच्छा सा, टेस्टी सा? देखो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, सब बता दिया, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम लोग वरना उस पर मेहनत नहीं कर, फिर बताऊंगा फिर भूल जाओगे, और मेहनत करके आओगे कम से कम याद तो रहेगा कहाँ गलती कर, ठीक है, करके आना। हाँ बालक, तो फिर आंसर जो आएगा वो बी के टर्म्स में, तो उसको वैसे ही छोड़ देना है। बेटा एक्स चाहिए ना मुझे, आने दो, बी के टर्म में क्या दिक्कत है? देखो जिस वक्त फाइनली जिस पोजीशन पर पहुंच जाएगा वहां पर फाइनली हो जाएगा, यहाँ पर जब आपने पूछ लिया इसलिए बता देता हूँ। ये सब सुन लेंगे फिर, चलो। तो बेटा ये एफ एम उस कंडीशन में यहाँ पर जी, तो वहां पर डायरेक्ट के एक्स इक्वल एम जी और एक्स इज इक्वल टू एम। तो मैंने पहले भी तो यही क्यों बोला था, बताया था, रीजन तो बताओ, रीजन ही तो है एक्चुअली दे, मैंने भी तो बोला था बिल्कुल मैंने कहा मना किया, मैंने उसको सही बोल दिया था ना, उसने अपना जिस लॉजिक से सोचा था उस लॉजिक से बता दिया मैंने, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि फाइनली जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तब वेलोसिटी भी। अभी रुक जाओ, अभी मैं किसी को सही गलत नहीं कह रहा, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, पहले डायरेक्शन का गेम करके फिर पूरी बहुत सारी कहानी बतानी है इसमें, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे थोड़ी फिजिक्स हो जाती है। आप पूछो, चलो।